बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद गर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद गर्ल साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब। हाफिज़ साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, इस वक्त इंतखाबी कैंपेन का आखिरी रोज़ है, यकीनी तौर पे आपने पूरा पाकिस्तान विजिट किया। इस वक्त तहरीक लब्बैक की ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है? इस पोजीशन में है कि वो कुछ अच्छी पोजीशन के साथ आए और गवर्नमेंट के अंदर जगह बना सके, और किस जमात के साथ आप इत्तेहाद करेंगे इस इलेक्शन के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा भाई, और आपके साथ जो असद खरल साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जो ग्राउंड पर पिछले तकरीबन सवा माह से 1.5 माह से कैंपेन कर रही है। और तहरीक लब्बैक की कैंपेन इस ज़ोर और शोर से है कि इस वक्त पाकिस्तान की गली कूचे, नगर रोड, गलियां, बाजार, देहात, कोर्ट, जनाब तहलका, तहसील, शहर, ज़िले, हर चीज़ इस वक्त गूंज रही है कि हमारा फैसला करें ने। और आप कुछ चीज़ें सरफ नज़र कर दी मीडिया ने। आप लोगों से गिला नहीं, मीडिया से गिला है। बाकी लोगों से आपने तो बड़े भरपूर माशाल्लाह, तो उन लोगों ने सरफ नज़र कर दी। अगर तहरीक लब्बैक की गैर जानिबदार होकर कैंपेन का सिर्फ एक दिन दिखाया जाता ना, पूरा एक दिन, तो इस वक्त लोगों को पता चलता। और नहीं दिखाया गया तो सोशल मीडिया दिखा रहा है, कौम खुद देख रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि लाखों लोगों से तो मैं खुद मिल चुका हूँ जिन्होंने मुझे तसल्ली कराई है कि इंशाअल्लाह हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हैं और 8 को अपना फैसला क्रेन पर ठप्पा लगाकर करेंगे। साद भाई, आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे, आपने इतनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे, आप इस्लामी मजहबी सियासी जमात के सरबराह हैं, जो इस वक्त बानी तरीके इंसाफ जो हैं उनके खिलाफ एक फैसला आया इद्दत निकाह केस के हवाले से, उस पर तहरीक लब्बैक ऑफिशियली अपना क्या मौक़िफ़ रखती है? देखें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये कहा है कि शरीयत हो या कोर्ट हो, पाकिस्तानी कोर्ट हो या शरीयत मुताहरा हो, या पाकिस्तानी जितना भी जनाब कोर्ट सिस्टम है वो हो, ये किसी के खिलाफ ज़ाती तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ये सारे फैसले वो वक्ती फैसले हैं जिनको कौम ना दिल से कबूल करती है, ना ज़हन से कबूल करती है। ऐसे फैसले पहले भी हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम के साथ, और उसके बाद पाकिस्तान में ऐसे फैसले कई देखे गए। आप माजी करीब के अंदर आसिया मसीह का केस था, वो भी एक ऐसा फैसला था जिसे कौम ने कबूल नहीं किया। और ये भी एक ऐसे फैसले हैं जो वक्ती फैसले किए गए हैं, और ये ऐसे फैसले नहीं हैं जो हकायक पर मबनी हैं। हाँ, हकायक पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको चलाया जाए तो वो मुजरिम ठहरते हैं, लेकिन वो नहीं चलाया जाता। ये अपनी जनाब क्या कहते हैं, एक वो जो कोर्ट सिस्टम है उसके माथे पर एक कलंक लगा दिया जाता है हर 10, 15, 5, 7, 8 साल बाद। बल्कि हर जमहूरी हुकूमत के तकरीबन कुछ अरसा गुजरने के बाद कोर्ट सिस्टम के माथे पर एक ऐसा कलंक लगा दिया जाता है जिससे कौम का एतबार इस सिस्टम से उठ जाता है। तो ये फैसले भी एक ऐसे हैं जो एक मजाक तो हो सकते हैं, एक कलंक तो हो सकते हैं, एक कोर्ट सिस्टम के माथे का स्याह धब्बा तो हो सकते हैं, लेकिन ये फैसले नहीं हो सकते। अच्छा हाफिज साहब, क्या वजह है कि 2018 में आपकी पार्टी पंजाब में तीसरे नंबर की बड़ी जमात थी वोटों के लिहाज से, और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा वोट उसने लिए, अभी भी सबसे ज़्यादा कागजात जमा कराए हैं, और उम्मीदवार जो है पॉपुलरिटी ग्राफ भी काफ़ी ऊपर है, लेकिन क्या वजह असम्बलियों में नहीं पहुंच पा रहे, मीडिया आपको कवरेज नहीं देता? कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं, कौन से ऐसे मुहरकात है या इकदामात है, या क्यों खाइफ है आपकी पार्टी से असम्बलियों में पहुंचने से, या उनको आवाम तक उनकी जो मीडिया कवरेज है उसके कौन सी हायल रुकावटें हैं? वो अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, कि अकबर खुदा का नाम लेता है इस जमाने में, और कहता हूँ वही बात जिसे समझता हूँ हक। तो हमारा जुर्म यही है, और तो कोई जुर्म नहीं है, कि हम यही बात करते हैं कि हमने हमेशा जुल्म की मुखालफत की है और मजलूम का साथ दिया है, और हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, कभी जालिम का जनाब उसके आलाकार नहीं बने। तो हमारा यही है, हम उसूली मौक़िफ़ पर सियासत करते हैं, अपने उसूली मौक़िफ़ पर जनाब अपनी जमात का बयानिया देते हैं और उसूली मौक़िफ़ पर बात करते हैं। हम जुज़ वक्ती फैसले नहीं करते, हम
वक्ती मफाद के लिए अपने नजरियात को नहीं बेचते। सिर्फ ये हमारा जुर्म है, और तो ये जुर्म है तो ये जुर्म तो हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे। सद भाई, इलेक्शन के बाद आप अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इस हवाले से क्या मुशावरत है पार्टी की? देखें, हम जो है ना इस वक्त इंशाअल्लाह इस पोजीशन में है कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम को सरप्राइज देंगे, और हम हुकूमत में गए तो इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे, लोगों को साथ मिलाएंगे, और अगर हम अपोजिशन में गए तो तब भी हम अपने साथ लोगों को मिलाएंगे। हम उसके साथ मिलेंगे जो हमारे नजरियात को तस्लीम करेगा, जो हमारे मंशूर और दस्तूर को तस्लीम करेगा, हम उसके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। तहरीक लब्बैक मुमकिना तौर पर कितनी सीटें जीत सकती है इस वक्त? देखिए, हम तो जीत के लिए आए हैं मैदान में, और इस वक्त कैंपेन से तो ये लगता है कि हम हार कहाँ का रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। अच्छा हाफिज साहब, किन जमातों के सरबराहों ने या जमातों की लीडरशिप ने आपसे सीट एडजस्टमेंट के लिए, इंतखाबी इत्तेहाद के लिए या आगे हुकूमती इत्तेहाद के लिए अब तक राब्ते किए हैं? तकरीबन इलेक्शन के अनाउंस होने से पहले तो तमाम जमातों ने किए। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी बहुत सारी सियासी शख्सियात ने, बहुत सारी सियासी जमातों के कायदीन ने रब्ते किए, लेकिन वो असल मसला यही है कि वो जब आकर बात करते हैं तो वो उनका मतमे नज़र कहीं और होता है, और हम उनको कहते हैं कि उसूल की सियासत करते हैं, उसूल की सियासत करते हैं। अगर आपने अपना नज़रिया बेच कर सियासत करनी है या आपने किसी नज़रिए के बगैर सियासत करनी है तो वो यहाँ मुल्क में पहले ही हो रही है। कौन सा नजरिए पर मौजूद है? आप देखें ना, मुल्क में पहले ही वो सियासत हो रही है। वोट को इज्जत दो का नारा 5 साल में कहाँ है? कहाँ आज क्या वोट को इज्जत दो की बात हो रही है? आज वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने कहा था कि वोट को इज्जत दो, काजी को सुनाना चाहता हूँ? अब तो काजी उनको सुना रहा है तो जिन्होंने काजी को सुनाना था, तो ये सारा चीजें बदल चुकी हैं, और लोग इस तरह। तो हमारे साथ IPP वाले ने भी रब्ता किया, और बाकी नून वालों ने भी रब्ता किया इलेक्शन से पहले, और उसके बाद PTI वाले दोस्तों ने भी रब्ता किया। शाह महमूद साहब ने भी इलेक्शन से पहले मुसलसल रब्ते में रहे, और भी हमारे दोस्तों के साथ बाकी जमातें भी रहीं। हाँ, सिंध में जो है वो GDA हमसे राब्ते में रही, और क्या नाम है उसका, सिंध में बाकी सियासी जमातें, जो पीपल्स पार्टी का मुझे गालिबन यकीनन नहीं पता, लेकिन सिंध की क़यादत के साथ वो किसी न किसी दौर में रहे, इस बात करके हम इलेक्शन लड़े और किसी बात पर आए। लेकिन हमारे साथ जो जो जमातें राब्ते में रहीं उनके साथ हमने इत्तेहाद किया, जैसे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है कराची से, और जमीयत उलमाए पाकिस्तान है, उनसे हमने इत्तेहाद किया। जो जो हमारे नजरियात के साथ मुत्तफिक होते गए हम उनके साथ मुत्तफिक हैं, और बहुत सारे उनके उम्मीदवार को छोड़कर हमारे नजरियात पर आए, हमने उनको टिकट्स भी जारी की। अच्छा हाफिज साहब, क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वाकई वोटों के जरिए वज़ीर-ए-आज़म चौथी मरतबा बनने जा रहे हैं, या किसी के कंधों पर सवार होकर या सिलेक्टेड के तौर पर आ रहे हैं सामने? देखें, ये बात तो हालात बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब क्या मुल्क वापस आने पर कानून के सामने पेश हुए हैं या कानून उनके सामने पेश हुआ है। बनता तो ये था कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए थे तो वो कानून के सामने पेश होते। वो एक लीव पर गए थे, मेडिकल रिलीफ के बुनियाद पर, यहाँ से गए थे लंदन इलाज के नाम पर, लेकिन वहाँ उन्होंने भरपूर जनाब अपनी तबाह आजमाई की हर चीज़ पर, और जो उनकी तबीयत है उस पर, और यहाँ से सारे काबीना भर भर कर उनके पास जाती रही, और जब वो वापस आए तो उनको चाहिए था वो कानून के सामने पेश होते, लेकिन कानून सारा जाकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनके सामने पेश हो गया। तो ये तो बातें सारी वाज़ेह हैं कौम के सामने, इसमें ढकी छुपी कोई बात नहीं कि वो कंधों पर सवार नहीं, वो इस मर्तबा सर पर सवार होकर आ रहे हैं। लेकिन सर, यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह से ग्राउंड पे पोजीशन नज़र आ रही है, जैसे लग रहा है कि मियाँ साहब इक़्तिदार में आ जाएंगे, मियाँ साहब के इक़्तिदार में आने के बाद आप सड़कों पर उनके खिलाफ निकलेंगे या फिर उनके हक में उनके इत्तेहादी बन जाएंगे? देखें, ग्राउंड पर क्या सिचुएशन नजर आ रही है, कहाँ है ग्राउंड पर मिसाल के तौर पर मियाँ नवाज शरीफ, कहाँ है ग्राउंड पर उनकी जमात, बताएं कहाँ है? ग्राउंड पर हम तो तरीके इंसाफ और तरीके लबैक नजर आ रही है ना जी, लेकिन कुछ मखसूस हलकों में डिस्कस किया जा रहा है कि मियाँ साहब चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बना दिए जाएंगे। वो ग्राउंड, जिस ग्राउंड पर वो है वो ग्राउंड कहीं आसमान पर तो हो सकती है, इस जमीन की ग्राउंड नहीं है।
वो ग्राउंड कहीं कोई और जगह हो सकती है। ये पाकिस्तान के रोड, गलियां, कूचे, बाजार और शाहराहें नहीं हैं जिस ग्राउंड पर वो हैं। वो ये ग्राउंड नहीं है जिस पर हम नजर आए। और इस वक्त देखिए, कौम के पास जाना और कौम के साथ कौम का रिस्पॉन्स, तो वो तो हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहे। कुछ जलसे उन्होंने किए, वो भी बड़े बंद होकर और बाहर से दुनिया लाकर, और आपको पता है जिस तरीके पर वो सियासत करते हैं उस तरीके से उन्होंने कोशिश की है। लेकिन इस वक्त अगर हकायक पर देखा जाए तो वो ग्राउंड पर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा हाफिज और साहब, इस आपने हवाले से अरब अखबार, उर्दू न्यूज का एक सर्वे भी आया और देखें, सर्वे में ये कहा गया है कि पॉपुलैरिटी जो है वो तो पहले नंबर पर तहरीक इंसाफ है, लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। यानी ये गैर मुल्की अखबार के सर्वे भी ये बता रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से, इस तरह बिलावल भुट्टो या पीटीआई या आप जिस तरह कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, ऐसे तरीके से अगर नवाज शरीफ साहब बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं और जिस तरीके से 2018 की इलेक्शन में आपकी जीती हुई सीट को आखिरी वक्त में हराया हुआ, और आपने कहा चूंकि ये पेस्ट्री का मामला है और अब मामला केक का है, तो अब हमारा अगर मैंडेट को चुराएगा तो हम उसको जो है उस पर खामोश नहीं रहेंगे। तो अभी क्या फिर चुप करके आप हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनना पसंद करेंगे, या अगर मैंडेट अवाम के डाका मारा गया तो आप सड़कों पर होंगे? अब के बरस गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। अब हमने अपना जनाब जो हक है ना वो लेना है, और इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक अपना हक लेने के लिए मैदान अमल में रहेगी उस वक्त तक जब तक हक नहीं मिलता। ये 8 की बात नहीं होगी, ये 9, 10, 11, 12, जब तक हमें अपना हमारा हक नहीं मिलता इंशाल्लाह हम मैदान अमल में रहेंगे। और कौम तैयार है। देखें, कौम उस फैसले को कैसे कबूल कर लेगी कि डब्बे में वोट तो तहरीक लब्बैक का हो और वो निकले किसी और के नाम का। ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। ये तो इतनी खुली धांधली और इतनी कोई चीजें नहीं। हाँ, अगर जनाब दयानतदारी की बुनियाद पर इलेक्शन हुए और सामने चीजें हुई, अगर हमारी हार हुई, हम हार बखुशी तस्लीम करेंगे कि जी हम हारे हैं यहाँ पर। लेकिन हमारी हार ना हुई और हमारी जीत हुई तो किसी ने हार में बदलने की कोशिश की, तो फिर हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। और हम कैंपेन के लिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कैंपेन के लिए, सिर्फ जनाब इलेक्शन कैंपेन के लिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमने नून लीग से गोलियां खाई हैं। हमने, हमारे उम्मीदवारों ने गोलियां खाई हैं। दर्जनों लोग इस वक्त जख्मी और मजरूब हैं। हमने जनाब कैंपेन के अंदर झंडे लगाने पर क्या कहते हैं उसको, सिंध के अंदर, काजी अहमद के अंदर, नवाब शाह के अंदर शहादत उठाई है। हमने जनाब फोटो जरदारी की, वो हमारे तहरीक लब्बैक के कारकुन थे, उनकी शहादत उठाई है। अभी भी हमारे कुछ कारकुन जो अस्पतालों में पड़े हैं। हम बड़े तहम्मुल के साथ कैंपेन के लिए अगर इतना जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं तो याद रखिएगा अपने हक के लिए तो हम अपने जान की बाजी लगाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन तरीके इंसाफ के हवाले से जिस तरह से सामने आ रहा है, तरीके इंसाफ एक साइड लाइन लगा दी गई है इलेक्शन में, लेकिन तरीके इंसाफ को इस वक्त मुकम्मल नजरें तरीके लब्बैक पर हैं कि वो कहते हैं कि तरीके लब्बैक वोट हमारा भी चोरी नहीं होने देगी, मुस्लिम लीग नून को नहीं। क्या स्ट्रेटजी है पोलिंग बूथ पर आपकी? किस तरह से वोट को सेव करेंगे अपने को, और तरीके इंसाफ बाकी दीगर जमातों के हक को कैसे सेव करेंगे? देखिए जी, इस वक्त हमारी स्ट्रेटजी जो है ना वो हर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, हर आरओ सिस्टम के अंदर मौजूद है। जितना भी इलेक्ट्रोनल सिस्टम है उसके अंदर हम बहुत एक्टिव तरीके से हमारे कारकुन से लेकर हमारे जिम्मेदार तक, वर्कर तक, पोलिंग हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर रहे हैं और मुकम्मल हो चुकी है। और हम अपने वोटों पर पहरा देंगे। देखिए जी, एक वोट जो है वो उस हल्के का, उस बूथ का, उस ब्लॉक कोड का, वो वोट उसी हल्के, उस पोलिंग स्टेशन में पड़ रहा है ना। जब पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट फॉर्म 45 पर ये रिजल्ट आ जाएगा तो अगर कोई तब्दील करने की कोशिश करेगा तो वो फॉर्म 45 वाले तो नहीं करने देंगे कि यार हमने सारा दिन वोट इस डब्बे में इसके निकाले हैं और निकलते वक्त और हमने गिनती की है इतने निकले हैं। अब उसके बाद कोई तब्दीली की कोशिश करेगा आरओ ऑफिस जाकर, तो इंशाअल्लाह हमारे लोग आरओ ऑफिस के बाहर मौजूद होंगे। अब मैंने कहा है कि इस दफा किसी की गलत फहमी है कि वो आरओ ऑफिस से लेकर इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद तक अगर कहीं भी कोई गड़बड़ हुई तो हम अपने हक लेने के लिए इनके दरवाजों पर मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। अच्छा हाफिज साहब, क्या समझते हैं ये जो मौजूदा सिस्टम है, जो सो कॉल्ड एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके ज़रिए नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए या हकीकी बुनियादों पर जो आईन पाकिस्तान है जिसका दस्तूर जो है कुरान और सुन्ना के मुताबिक है, क्या इस सिस्टम के अंदर रहते उसको, उस पर अमल दरामद या उसको नाफिज़ अमल करवा पाएंगे आप? देखिए, बड़ी आसान सी बात है कि इस पाकिस्तान जो है ना वो इस्लामी जमहूरिया है, ठीक है जी। तो
पाकिस्तान के जो आइन है ना, अगर उसको नाफिज कर दिया जाए पाकिस्तान में, तो जो बहुत सारी कबाहतें हैं ना, तकरीबन 50% कबाहतें वो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। जब 50% खत्म हो जाएंगी तो 50% को खत्म करने के लिए तो जनाब असम्बली मौजूद है, सेनेट मौजूद है, सूबाई असम्बलियाँ मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, जनाब सैकड़ों इदारे मौजूद हैं। तो ये तो काम करना कोई मुश्किल ही नहीं है। हाँ, आपने कहा कि 100 कार्ड, देखें आखिर एक हद है ना, कौम के फैसलों की एक हद है। किस वक्त तक इन कौम के इन फैसलों को रद्द किया जाएगा? आखिर कब तक ये कहा जाएगा कि जनाब अपने मनपसंद और जनाब उन लोगों को मुसल्लत किया जाएगा पाकिस्तानी कौम पर? अब तो वैसे ही बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। सब इस वक्त वो दौर जिस नहीं तरह है, से वो दौर नहीं आपने है। शिकायत की कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर आपके कारकुनान पर हमले किए गए, इलेक्शन कमीशन को कोई दरख्वास्त सबमिट की गई आपकी तरफ से? जी, हमारी सूबाई इलेक्शन कमीशन में भी और जनाब कौमी इलेक्शन कमीशन के दफातर में भी, तमाम में हमारी तरफ से जो दरखास्तें हैं वो सबमिट की गई हैं और जनाब FIRs भी करवाई गई हैं और मकामी पुलिस और सारी इंतज़ामिया के सामने हैं चीज़ें। और कुछ जगह उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, लेकिन बहुत सारी जगह से वो बेचारे ये कह देते हैं आगे से कि हमें ऊपर से प्रेशर है। तो हम भी उनसे पूछते हैं कि वो ऊपर कौन सा है जहाँ से आपको प्रेशर ये है कि कौम के बच्चों को गोलियां लग रही हैं और आप कहते हैं प्रेशर है। तो इस वक्त हमारे पास जो हमारी आंखों के सामने जो चीज़ें हो रही हैं वो पाकिस्तान के, शायद हमने अपनी होश में ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी कि जनाब DPOs और DCs और RPOs और बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त नून लीग की कैंपेन दरवाजों पर जाकर कर रहे हैं और जनाब ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इदारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो साफ ज़ाहिर है, और ये इनका वतीरा रहा है, नून लीग का ये वतीरा रहा है कि जब भी वो मुल्क में आती है या उसकी कमर। अच्छा आप साहब, अभी आपने फरमाया कि नून लीग की जानब से आपके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, पीपल्स पार्टी की जानब से सिंध में हो रही हैं, तो ये दो जमातों के अलावा अगर किसी से इत्तेहाद करना पड़े तो फिर कौन सी चॉइस या ऑप्शन आपके करीब तर होगा, पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान सिंध में या वफाक के अंदर? आप सवाल दूसरा कीजिएगा, आपकी आवाज कट गई, डिस्टॉर्शन है। अच्छा हाफिज साहब, मैंने कहा कि जिस तरीके से आपने फरमाया कि सिंध में पीपल्स पार्टी की जानब से आपके साथ वहां पे ज्यादतियां हो रही हैं और नून लीग की जानब से पंजाब में, तो ये दो जमातों के अलावा अगर हुकूमत बनाने का मरला आता है पंजाब में, सिंध में, वफाक में या दीगर सूबों में, तो किन जमातों के साथ आप प्रेफर करेंगे या करीब समझते हैं कि उनके करीब आप इत्तेहाद यानी उनसे किया जा सकता है? उस देखिए, मजलूम गौर किया साथी जा होता सकता है, अगर जालिम जुल्म पर उतर आएगा तो हम सारे मजलूम इकट्ठे हो जाएंगे। तो क्या हम ये इसका मतलब लें कि PTI के साथ इत्तेहाद भी कर सकते हैं? इस ऑप्शन को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता? हाँ हाँ, आप सब सवाल ये है कि जिस तरह से आपने बात की, क्या मजलूम तो तरीके इंसाफ भी है, तो हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में कहीं तरीके इंसाफ के साथ आपका इत्तेहाद हो जाए? देखें, ये तो बात होगी जब वो हमारे नज़रियात को तस्लीम करेंगे, वो हमारी बातों को तस्लीम करेंगे और हमारे उनसे कुछ हिसाब व किताब है, वो जब तय होंगे तो उसके बाद ये सोचा जाएगा कि हम अपने लोगों से मुशावरत करेंगे। अभी इस बारे में कोई फैसला तय नहीं, लेकिन वो हमारे पास आएंगे, बात करेंगे, अपनी गलतियों को तस्लीम करेंगे, जो उन्होंने गलतियाँ की हैं पहले, और उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, तो फिर बातचीत आगे बढ़ेगी, इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेगी। हाँ, लेकिन आप समझते हैं तरीके इंसाफ इस वक्त मजलूम जमात है, उस पर जुल्म हो रहा है? देखें, तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात मजलूम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिस जुल्म में उन्होंने इस गंगा में हाथ धोए हैं, उनका हिसाब तो साफ ज़ाहिर है उनको देना पड़ेगा। लेकिन बहैसियत जो उनकी ख़वातीन के साथ हुआ, जो उनके कारकुनान के साथ हुआ, इलेक्शन के सिस्टम में जो कुछ हुआ, तो वो तो साफ ज़ाहिर है एक नाजायज़ तरीका है। उस जुल्म की तो मैं कभी भी हिमायत नहीं कर सकता, ना हमने पहले की है, ना आज की है। हर पाकिस्तानी को हक हासिल है कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। अच्छा आप साहब, 9 मई के जो वाकयात हैं PTI की पूरी जमात के ऊपर ये लागू होते हैं या चंद को लोग हैं मखसूस उनको उसके हाथे में आते हैं, या पूरी जमात जो है उसको एक तरह इन वाकयात की बुनियाद पर साइड लाइन लगाया जा सकता है? देखें, ना तो ये बातें जमात पर आती हैं, ना तो ये बातें कारकुनान पर आती हैं। ये बातों के जिम्मेदारान तो वो लोग हैं जिन लोगों ने कौम का ऐसा ज़हन बनाया, उन लोगों को बेनकाब करके सामने लाया जाए, और जो इसके
सुरखैल हैं, और जो सुरखैल थे वो तो 4-4 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग चुके हैं। लेकिन आफताब, बानी पीटीआई जो उनकी तकरीरें सामने हैं वो इश्तियाल दिलाते रहे, कहीं ना कहीं अपने कारकुनान को जज्बाती करते रहे, तो बानी पीटीआई आप समझते हैं कि इसके सबके जिम्मेदार हैं? ये सब जान दो शाह साहब। आफताब, बानी तरीके इंसाफ जो है आवाज इमरान कट रही है खान, जी, उन्होंने बस कारकुनों को सवाल काफी इस हवाले से जज्बाती किया, उनकी तकरीर मौजूद हैं, तो समझते हैं कि वो जिम्मेदार है 9 मई के? भाईजान आपकी आवाज कट रही है। हाँ, आपने कहा 9 अच्छा मई की हाफिज साहब, जिम्मेदारी, ये देखिए है 9 कि मई 9 की मई के जिम्मेदारी हवाले उस से बानी पीटीआई जो है चेयरमैन वो इश्ताल दिलाते रहे हैं, तकरीर उनकी मौजूद है, तो क्या उन 9 मई का जवाब देता हूँ। जी 9 मई का जवाब मैं देता हूँ। 9 मई का जवाब ले लें। वो ये है कि आपने कहा कि बानी पीटीआई जिम्मेदार है, बिल्कुल बहैसियत सरबराह के तो उन पर जिम्मेदारी आएगी ना कि वो इस बात का जवाब दें और खुलकर जवाब दें जो चीजें हुई हैं। और लेकिन एक तरीके से उन पर जिम्मेदारी नहीं आती कि सब कुछ उनके गिरफ्तार होने के बाद हुआ है। तो वो जो गिरफ्तार होने के बाद जिन लोगों ने किया है वो पीटीआई छोड़ चुके हैं। तो दो चीजें हैं, ये तो एक है पहले बातें की, एक है मौके के ऊपर, एक है मैं कोई बात आज कर रहा हूँ 5 साल बाद वो वाकया रूनुमा हो गया, तो बातें तो मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन ये था कि बानी पीटीआई गिरफ्तार थे और सारा कुछ हुआ और वो बाहर आए तो उन्होंने उसकी मजम्मत की, तो इसका मतलब है कि वो तो ऐसे के हक में नहीं थे। बहरहाल ये इसका जवाब तो वो खुद ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। मेरे नजदीक तो ये है कि कोई बंदा गिरफ्तार और पीछे से कुछ हो तो इसका जिम्मेदार तो वो शख्स नहीं होता। अच्छा हाफिज साहब, एक बड़ा अहम मामला है और वो है कि आज़ाद हसीयत के अंदर जो उनके लोग कामयाब होकर आएंगे और उनकी रिक्वायरमेंट होगी लीगल कि किसी पार्टी के साथ उनको जम होना पड़ेगा, इल्हाक करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है पीटीआई की। अगर वो आपकी तरफ जो है वो मुतालबा करते हैं या आपकी तरफ आना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर उनके लोग आके अपनी जो है वाबस्तगी जाहिर करेंगे, क्योंकि किसी न किसी पार्टी से उनको वाबस्तगी जाहिर करनी पड़नी है, तो आपकी पार्टी का आगे से क्या फिर जवाब होगा उनके लिए? देखिए हमारे साथ उनके जो आज़ाद उम्मीदवार जो खड़े हैं ना जी, बहुत सारे उम्मीदवार हमारे साथ राब्ते में हैं, हमारे उम्मीदवारों के साथ राब्ते में हैं, हमारी जिम्मेदारों के साथ राब्ते में हैं, पार्टी क़यादत के साथ राब्ते में हैं। तो हम उनको वेलकम करेंगे और हम उनको कहेंगे कि आप और हम हमारे नजरियात को कबूल करें। हम उनके सामने अपनी मंशूर और दस्तूर रखेंगे और हम उनको दावत देंगे कि वो आप हमारे साथ आएं। अगर वो हमारी दावत को ठुकराएंगे तो मेरा सवाल उनसे होगा कि वो किधर जाएंगे, नून लीग के साथ जाएंगे, पीटीआई के पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे, किस जमात के साथ जाएंगे, एमक्यूएम के साथ जाएंगे। अब वो सारी जमातें मौजूद हैं जिन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, तो हम वो हैं जो उनसे छुरा घोंपवा कर भी फिर भी उनके लिए उनके खिलाफ होने वाले जुल्म की आज भी मजम्मत करते हैं और कल भी करेंगे। आफताब, यहाँ पे एक और भी सवाल है ना कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों के लिए हम स्पेस बना देंगे, ये तो फसली बटेरे इससे पहले बानी पीटीआई भी ले चुके हैं, तो वक्त पे आके आपको छोड़ जाएंगे, फिर आप कैसे फेस करेंगे सारे सिनेरियो को? गलती तो आप भी वही दोहरा रहे हैं ना। पेश करेंगे ना, हम उनको दस्तूर और मंशूर अपना पेश करेंगे। अगर वो जीत कर आएंगे तो उनके साथ बात करेंगे ना कि कौम ने आपका इंतखाब किया है, आप अपना इंतखाब दुरुस्त करें। लोग कौम ने तो आपका इंतखाब कर दिया है, आप अपना इंतखाब दुरुस्त करें। अगर वो अपने इंतखाब को पीपल्स पार्टी और नून लीग बनाते हैं तो कौम उनको रिजेक्ट कर देगी आइंदा के बाद। अच्छा हाफिज साहब, 4 ऐसी बुनियादी चीजें जो अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो पहले वो 4 काम कौन से होंगे जो आप आके करेंगे इस मुल्क को इस बुरान से या आवाम को इस महंगाई की चक्की से निकालने के लिए? सबसे पहले तो जो इक़्तिदार में आने के बाद जो IMF के साथ मुआहदे हुए हैं ना, वो कौम को खोल कर बताने पड़ेंगे कि आपको ये मुश्किलात है और ये मुश्किलात बर्दाश्त करनी है, क्योंकि ये IMF के गुलामों ने ये मुआहदे किए हैं, और कौम के सामने लाने पड़ेंगे और फिर उसके ऊपर उनका तदारुक करना पड़ेगा कि IMF के लिए। दूसरी बात, कौम के अंदर जो महंगाई मौजूद है ना, होगा जी जी, आ रही इंशाल्लाह। और हेलो जी, मैंने कहा जी, उस आवाज महंगाई आ को रही है, कंट्रोल आप करेंगे। बोलिएगा जी। बात जनाब, जो अगला काम है ना, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको दूर करेंगे, और जो भी अपने बेगाने पाकिस्तान के साथ इस वक्त नाराज हैं उन तमाम लोगों को मनाएंगे सफारती तरीके से, कौम के बच्चों को, सारों को जो है
और जो इस वक्त बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, उनको उम्मीद दिलाएंगे, सियासी तौर पर भी और जनाब सफारती तौर पर भी और रियासती तौर पर भी। और जो चौथी बात है, पाकिस्तान के जो सिफारती ताल्लुकात इस वक्त अपने हमसाये ममालिक के साथ खराब हो चुके हैं, वो अफगानिस्तान हो या ईरान हो या जो भी खारजा हमारी पॉलिसी है, इनके अंदर बेहतरी करके इन ममालिक को अपना दोस्त बनाएंगे और अपनी खारजा पॉलिसी को मजीद बेहतर करके पाकिस्तान को स्टैंड करेंगे। ये हमारी 4 बुनियादी हैं कि जनाब महंगाई और IMF के साथ जो मुआहदे हैं और सियासियत में इस्तेहकाम जो है उसको दूर करना है, और जो इस वक्त हमारे खारजा पॉलिसी है, ये हमारी 4 बुनियादी चीज़ें हैं जो आपने सवाल किया है। वैसे तो हमने 25 निगाती मंशूर दिया है। इंतखाबी मशहूर में सूद के हवाले से वाज़ेह स्ट्रेटजी आपकी, तो क्या सूद भी वापस किया जाएगा बैरूनी जो कर्जे लिए? जी इंशाल्लाह बतदरीज उसको ख़त्म किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा हाफिज साहब, कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से जो फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से लेकर चलेंगे, और जिस तरह ईरान की कशीदगी है या अफगानिस्तान के साथ भी हमारे को अच्छे तल्लुकात नहीं है, इस हवाले से क्या आपने सोच रखा है? जी यही अर्ज है ना कि अफगानिस्तान में इस वक्त उनकी जो है ना वो दीनी हुकूमत है, तो हम अपने दीनी लोगों को इकट्ठा करके उनके पास लेकर जाएंगे, उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात है बहैसियत अफगानिस्तान के रियासत के उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, और बहैसियत पाकिस्तान रियासत के उनके साथ बात करेंगे, और फिर उनको इस बात के ऊपर लेकर आएंगे कि आप भी एक इस्लामी रियासत है और पाकिस्तान भी एक इस्लामी रियासत है, तो दोनों का इस्तेहकाम ज़रूरी है। और इसके लिए हमें मिल बैठ कर पुरानी रंजिशों को दूर करके और जो नए चीज़ें हैं, नए दौर के लिए हमें खोलने होंगे, और नए दरवाजे कौम के मुस्तकबिल के लिए, अपनी कौमों के मुस्तकबिल के लिए खोलने होंगे। तो इंशाल्लाह इसके साथ इस पर उनसे बात करेंगे। और ईरान हमारा दरीना दोस्त है, ये तो हमारे अपनों की कुछ हमाकतों की वजह से और कुछ गैरों की शरारतों की वजह से हम इस नहज पर पहुंचे हैं, वरना देखें कि हमारे ताल्लुकात ईरान से कितने। ईरान के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर इंडिया ने सराहियत की है, हमारे जो भी दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने सराहियत की है, और उनके लोगों उनके यहाँ भी कुछ ऐसे खन्नास और ऐसी चीजें घुस आई हैं जो पाकिस्तान की मुखालिफ ज़हनियत के हैं। तो उनको समझाएंगे कि आपकी बका हमारे साथ है, और हमारी बका के कुछ ना कुछ जामिन आप भी हैं। सद भाई, जिस तरह से सराजुल हक साहब ने एक बात की कि तमाम सियासी पार्टियों को एक पेज पे बिठाएंगे और जो इस वक्त माहौल बन चुका है कशीदगी का, तो ख़त्म करेंगे, तहरीक लब्बैक भी अपना किरदार अदा करेगी इसमें? देखिए तमाम पार्टियों को किसको जनाब पेज पर बिठाए, नून लीग को पेज पर बिठाए इसलिए कि उन्होंने मुल्क लूटा है, इसलिए कि वो हमेशा मुल्क को छोड़कर भाग गए हैं, और आज फिर उनको मौका दें कि वो आप आ जाए और इक़्तिदार के मजे लें और फिर भाग जाए, या जनाब हिज़्ब इख्तिलाफ के मजे लें तो फिर भाग जाए। देखिए उनसे तो ज़रूर बात होगी जो कौम के साथ रहना और जीना और मरना चाहते हैं। वो जो अपने सिर्फ इक़्तिदार की बारियां लगा के आए हुए हैं, उनसे बात करना तो ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना है। तो आपके नज़दीक कौन ऐसे लोग हैं जो कौम के लिए मरना जीना चाहते हैं? जी वो पाकिस्तानी हैं जो आज तक जिसने भी नारा लगाया है, किसी ने जमातों के तब्दीली हवाले का से नारा बात करें सर साहब, कौन सी ऐसी जमातें हैं जो कौम के साथ बैठना चाहती हैं आपके नज़दीक? देखें बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जिनमें देखें जमात इस्लामी भी एक ऐसी जमात है जिसके ऐसे बातें नहीं हैं कि उनके जो ज़िम्मेदार हैं या उनके सरबराह हैं वो मुल्क और मिल्लत को मुश्किल वक्त में छोड़कर भागे हों, या जनाब सिर्फ इक़्तिदार के लिए अपनी हवस की पूरी करने के लिए उसे किया हो। उसके बाद GDA एक ऐसी जमात है। उसके बाद अभी तक तो ये ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब भी मुल्क से बाहर नहीं गए, तो इस बुनियाद पर तो उनसे भी बात हो सकती अच्छा है हाफिज कि साहब, आप मुल्क के लिए मामला यह है कि जमात इस्लामी तो एक जमहूरी इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर तो उनके पास नंबर नहीं है, क्योंकि चुना नहीं गिना जाता है, तो उनके पास नंबर नहीं है, वो तो कोई इस पे कोई इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकते पाकिस्तान की सियासत या हुकूमत के अमूर के अंदर कोई। तो फिर जो पीछे बचते हैं वो जो है उनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बाहर भाग जाते हैं, तो फिर आगे ये इस तरीके से अगर इलेक्शन में 8 फरवरी के बाद जो है क्या फिर आगे सिनेरियो बने, क्या हुकूमत जो ये आएगी इस तरीके से अकलियत को अगर अक्सरियत पे मुसलत कर दिया जाए, तो क्या वो 5 साल अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? 5 साल आपकी आवाज कट गई, 5 साल मैं क्या, अगर अकलियत के हुकूमत जो है अक्सरियत पर गालिब कर दी गई तो वो 5 साल आईनी मुद्दत अपनी पूरी कर पाएगी? नहीं। देखें अगर मुसल्लत की गई है तो मुसल्लत तो RTS पाकिस्तान के अंदर किसी भी हुकूमत ने अपने 5 साल आईनी मुद्दत पूरी नहीं की, वो मुसल्लत की गई हो या वो खुद कोई भी आज तक पूरी नहीं कर पाई।
लेकिन अगर मुसल्लत की जाएगी तो पाकिस्तान के मुआशी हालात, सियासी हालात और खारजी और दाखिली हालात साफ ज़ाहिर है वो जो ये इस पर सोचना पड़ेगा कि हम उनके साथ ज़रूर बात करेंगे जो मुहिब्बे वतन है और जिनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ। आप ये समझते हैं कि उन पार्टियों के साथ बैठा जा सकता है। आफ्ताब, यहाँ पे एक और भी अहम सवाल है यहाँ पे ना, कि जिस तरह की सियासत इस वक्त हो रही है, क्या तहरीक लब्बैक भी इस सियासत का हिस्सा बनेगी या इलेक्शन के बाद इससे हट के कुछ पेश करेगी? देखिए, हम इस सियासत का हिस्सा नहीं बने, ना पहले बने हैं और ना आइंदा बनेंगे। वो सियासत तो वो है, लूट-मार की सियासत है, पार्टियों के टिकट बेचकर पार्टी फंड के नाम पर जनाब करप्शन के पैसे इकट्ठे करना है। ये सियासत, अगर ये सिस्टम का हिस्सा बनना होता तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते थे, हम उनको चुन लेते। हमने वो सारे रास्ते ठुकराकर हक और सच का रास्ता अपनाया है। इंशाअल्लाह हमेशा फतह हक की और सच की होती है और वो होगी। एक और अहम सवाल है, आपका एक मोटो है कि दीन को तख्त पे लाना है। खवातीन का क्या किरदार है? क्या इस्लाम में जायज़ है कि खवातीन भी बरसर इक़्तिदार आ सकती हैं? देखें, इक़्तिदार जो है ना, हुकूमत और रियासत के सरबराह की बहैसियत है, तो वो इस्लाम खातून की सरबराही को कबूल नहीं करता। अगर इस्लाम नहीं कबूल करता तो जमहूरियत कबूल करती है, तो मैं इस्लाम की मानूंगा, जमहूरियत की नहीं मानता। और मैं, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, लिहाजा हाँ, वो जो है खवातीन के किरदार की, तो साफ ज़ाहिर है इस्लाम की तारीख में जितना किरदार खवातीन का है वो एक ताबनाक माजी है और रोशन माजी है, तो पाकिस्तान के अंदर भी जितना कुछ जनाब मजहबी हलकों की किरदार। जानिब से तनकीद की जाती है कि खवातीन को टिकट दे दिए गए तहरीक लब्बैक की जानिब से। जी, कुछ मजहबी हलकों की जानिब से तनकीद की जाती है कि तहरीक लब्बैक ने खवातीन को टिकट दिए हैं। जी तो दिए हैं। हमारी खवातीन रिजर्व्स पर भी मौजूद हैं, जनरल सीटों पर भी मौजूद हैं और वो इलेक्शन लड़ रही हैं और अपनी कैंपेन भी चला रही हैं भरपूर तरीके से। तो हाफ़िज़ साहब, अभी जो सियासी अज़्म इस्तेकाम, जो इंतहा पसंदी या जिस तरह से नफ़रत और तकसीम की ये सियासत चल रही है, ये आगे जो आप समझते हैं कि ये कम होगी या मज़ीद 8 फरवरी के बाद इसके अंदर शिद्दत आएगी? देखिए, आप कौम को जमहूरियत के नाम पर भूख से मार दें, आप कौम को कोरोना के नाम पर उनके जनाब कब्रिस्तान बना दें, आप कौम को सैलाब के अंदर फँसे रहने दें और वो भूख से खुले आसमान तले अपने घरों से बेघर होकर मर जाएँ, तो आप इसको कहें कि ये नफ़रत है, तो भाई ये नफ़रत होनी है ना। कौम के अंदर नफ़रत पैदा किसने की है? कौम के नफ़रत के ज़िम्मेदारान कौन हैं? मुझे ये बताएँ कि जिन लोगों के पास इक़्तिदार रहा है, क्या उनका हक़ नहीं बनता था कि वो कौम के अंदर हमदर्दियाँ पैदा करते? हमेशा उन्होंने कौम के अंदर नफ़रत पैदा की है, उन हर चीज़ों से जिससे कौम के मफ़ादात को लूटा है, कौम की मर्ज़ी को लूटा है, तो ये नफ़रत तो मज़ीद बढ़ेगी। जब तक कौम की मंशा और के मुताबिक, कौम की मर्ज़ी के मुताबिक उनको इख्तियार नहीं दिया जाएगा कि वो किसी को, क्योंकि जमहूरियत है, तो जमहूरियत में अक्सरियत की राय माना जाता है, तो जब तक अक्सरियत को नहीं तस्लीम किया जाएगा, तो ये नफ़रत मज़ीद बढ़ती जाएगी, कम तो नहीं होगी। अच्छा, हाफ़िज़ साहब, फैज़ाबाद धरनों के हवाले से आपकी जमात पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट अगर आपको बुलाएगी या आप खुद जाना चाहेंगे वहाँ पे, या आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? क्योंकि फैसले के हवाले से तो बहुत बड़ी चार्जशीट लगाने की कोशिश की गई आपकी जमात के ऊपर और कुछ इदारों के ऊपर भी। देखिए, फैज़ाबाद जो धरना है ना जी, फैज़ाबाद धरना में एक बहुत बड़ा ज़ुल्म ये हुआ है कि फैज़ाबाद धरना केस में हम बहैसियत पार्टी के पेश हुए हैं वहाँ पर, और हमारी फ़ाइल उठाकर काज़ी तो नहीं कह सकते, जस्ट फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनको उठाकर फ़ाइल को साइड पे रख दिया है। कि आपसे ये नहीं पूछा जा रहा, मैं तो इदारों से पूछना चाहता हूँ। इदारों ने हमें क्लियर किया है सारे मामलात में और हम उनके सामने पेश हुए हैं। हमें तो हमारी तो ये इल्तिजा है सुप्रीम कोर्ट के आगे कि वो हमें बुलाए और हमें सुने, क्योंकि ये इल्ज़ाम और ये जो वो लगाते हैं, वो इल्ज़ाम तो हमारे सर है कि हमने धरना दिया है, तो हम इससे इनकार भी नहीं करते। हमने कहा है कि हमने धरना दिया है और 22 दिन धरना दिया है, हमने रोड को भी जैम किया है, हमने अपने हुकूक को भी मनवाया है, हमने हुकूमत से मुआहदा भी किया है, हमने मुतालबात भी पेश किए हैं, अपने मुतालबात मनवाए भी हैं, हमने शेलिंग भी बर्दाश्त किया है, गोलियाँ भी बर्दाश्त की हैं, हमने शहीद भी उठाए हैं। तो हक तो ये है सुप्रीम कोर्ट का कि हमें बुलाएँ, लेकिन यहाँ उल्टी बात है कि मीडिया पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ बात हो, तो वो
गैर जानिबदार होकर सहाफ़ी खुद ही फैसला कर रहे होते हैं कि ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ। हमारी बात को सुनना भी गवारा नहीं करते, ना हमें लेना गवारा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे बारे में बात हो तो हम जाकर पेश भी हों तो वो कहते हैं आपको नहीं बुलाया, हम तो इदारों से पूछना चाहते हैं। भाई अगर आप इदारों से पूछना चाहते हैं तो इदारों भी तो हमें ही बुलाकर पूछेंगे। जब इदारे हमें बुलाकर पूछेंगे और हम उनको जवाब देंगे तो आप हमसे डायरेक्ट जवाब लें। और जब दिल चाहे, सुप्रीम कोर्ट नहीं, दुनिया की किसी कोर्ट में, पाकिस्तान की किसी कोर्ट में जब दिल चाहे हमें तलब करें, हम वो तमाम अफराद हाजिर होने के लिए तैयार हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है। अच्छा हाफिज साहब, ये आप क्या समझते हैं कि हमारी अदालतें आज़ादाना फैसले कर रही हैं या आज भी रियासती इदारों की मुख्तलिफ इदारों के अंदर मुदाखलत जो है वो हो रही है, और क्या ये मुदाखलत होती रहनी चाहिए, या इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है अभी ये जो सारा सिनेरियो है? इस वक्त रियासती इदारे पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा मजाक है, एक लफ्ज़ है न्यूट्रल, और ये अब झूठ बन चुका है। हमें बहुत सारे मकामात पर ये बातें ऐसे नज़र आती हैं कि ये झूठ है। अगरचे बार-बार कहा जाता है कि जी न्यूट्रल हैं, इदारे न्यूट्रल हैं, ना तो पाकिस्तान की कोर्ट्स न्यूट्रल हैं, ना तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, ना तो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल है। यहाँ फिर वही बात है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस। तो जो एस्टेब्लिशमेंट की छाप है तरीके बैक पर, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए हमारा किरदार जस्टिफाई करता है। आप मुझे बताएं, जो छाप हम पर लगाई गई है उस छाप का कोई एक सबूत है किसी के पास? अगर है तो वो आए सुप्रीम कोर्ट में हमारे सामने खड़ा हो जाए, हमारे ऊपर केस दायर करे, कहीं बात आकर हमें बुलाए, हमें सुने। कोई एक बात, कोई ऐसा एक किरदार जिसकी वजह से साबित हो सके कि हमने किसी का आलाकार बनकर कोई काम किया है या किसी का आलाकार बनकर कोई गुफ्तगू की है। लेकिन एक और इसमें बड़ा एक तजाद है, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट की छाप है और दूसरी तरफ आपके ऊपर भारत की जानब से जो सरपरस्ती पुष्पनाई या वहां से जो एक पीछे प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा जहरीला किया गया कि वहां इंडिया से बैठकर तरीके लबैक के अकाउंट चलाए जा रहे थे, जिस तरह आपने देखा वो एक फेक पूरी एक कैंपेन चलाई गई। तो ये दो चीजें डिफरेंट हैं, इसके ऊपर आप क्या समझते हैं? क्या ये क्यों इसके अंदर तजाद बड़ा वाज़ेह है? जनाब जद में है, जिन्होंने हम पर ये इल्ज़ाम लगाया वो आज उसी इल्ज़ाम की जद में है। तो झूठ को तो फिर जनाब ना उसके पर होते हैं, और झूठ हमेशा लौट कर भी आता है और जुल्म हमेशा लौट कर भी आता है। जिन लोगों ने हम पर ये इल्ज़ाम लगाया था आज वो उसी इल्ज़ाम की जद में है कि ये भारत से फंडिंग आई है, भारत के इराक के एजेंट हैं, ये हैं वो हैं। तो ये तो पुराना वतीरा हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी अपने हकूक की बात करेगा वो सबसे पहले शिद्दत पसंद होगा, कदामत पसंद होगा, नहीं बाज आएगा तो दहशतगर्द होगा, नहीं बाज आएगा तो राह और इंडिया का एजेंट होगा, नहीं बाज आएगा तो गद्दार होगा, और फिर भी नहीं बाज आएगा तो फिर तख्तादार का हकदार होगा। अच्छा हाफिज साहब, अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो जो आइन की दफात जो है सेक्शन 62 और 63 सादक और अमीन के हवाले से, जो ताजात नाइली का, इस हवाले से आप इनकी तब्दीली के हवाले से कोई इकदामात सोच रखे हैं आपने कि इनको वापस लाएंगे या ऐसे ही चलेगा मामला? देखें, सियासत के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है कि कौम का सरदार हमेशा कौम का खादिम होता है, और बैनरों पर लिखा जाता है कि दयानतदार क़यादत, ईमानदार क़यादत। और जो आइन और कानून के मुताबिक, जिस दयानत पर आपने आइन और कानून के मुताबिक उतरना है, उस दयानत को आप छोड़कर आप कानून ही तब्दील कर दें तो इससे बड़ा क्या मजाक होगा। देखें, जब तक पाकिस्तान की क़यादत सियासी हो या मजहबी हो, अस्करी हो या कोई भी हो, वो जब तक दयानतदार लोगों के हाथों में नहीं आएगी उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकते। बहुत शुक्रिया हाफिज साद रिजवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से गुफ्तगू की है अमीर तरीके लबैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, खैल साहब, जिस तरह से गुफ्तगू की आप साहब ने, आप इस पर क्या समझते हैं? क्या वाकई तरीके लबैक पाकिस्तान इस पोजीशन में है, और आप क्या समझते हैं कि क्या तरीके लबैक मुस्तकबिल करीब में किस के साथ? देखिए, ग्राउंड के अंदर तो जिस तरह 2018 में भी वो तीसरी बड़ी और पाकिस्तान की एक बड़ी जमात थी, और अभी भी जो अगर ग्राउंड पे हम जाके देखते हैं तो उनकी बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं, बहुत एक पॉपुलरिटी का ग्राफ जो है काफ़ी ज़्यादा है। उसके बावजूद अगर उनको असम्बलियों में पहुंचने से रोका जाता है तो फिर अवामी मैंडेट पे अगर डाका मारा जाता है तो फिर मैं समझता हूँ ये ज़्यादती होगी। जिसका जो राइट है और अवाम की जो भी जो तर्जमान करती हैं जमातें, या जो ये जो अवाम के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं जिनको अवाम अपना मुंतखब करती है, मेरा ख्याल है उसमें किसी को भी रुकावट नहीं बनना चाहिए। इससे पहले सबको यकसा मौके मिलने चाहिए।
जमात इस्लामी का कल मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया। आज तहरीक-ए-लब्बैक के सरबराह हमारे पास मौजूद थे। इसके अलावा मुख्तलिफ तरीके इंसाफ की जिस तरह से मौक़िफ़ को हमने पहुँचाया अब तक, आज इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन था। तमाम सूरत-ए-हाल को देख के एक चीज़ वाज़ेह है, अगर इस इलेक्शन में शफाफियत को मद्देनज़र नहीं रखा जाता तो इलेक्शन जो है काफ़ी हद तक मुतनाज़े हो चुके हैं और बाकी कसर इलेक्शन के बाद निकल जाएगी और ये जो सिलसिला चल पड़ा है कशीदगी का, ये ख़त्म नहीं होगा। बहरहाल 48 घंटे बाकी है। कौम अपना फैसला क्या सुनाती है और फैसले का रिजल्ट क्या आता है, ये वक्त की बात है। उसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद गल को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।